बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का लेक्चर 1 और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई कॉमर्स को। ये एक ओरिएंटेशन क्लास है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और मैं आपको बताता चलूँ कि आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो इस स्लाइड में लिस्ट किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो कि दुनिया में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिनके ज़रिए से ई कॉमर्स बिजनेसेस दुनिया में किए जा रहे हैं, वो बिजनेस मॉडल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको ई कॉमर्स की चंद एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन बिजनेस मॉडल्स को जो कि हमने पॉइंट नंबर 1 में कवर किए हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स क्यों फ़ायदेमंद है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और दुनिया भर में क्यों ई कॉमर्स बिजनेसेस के रुझान में इजाफा हो रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान में ई कॉमर्स कैसे तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ट्रेंड्स क्या हैं। हम कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा को डिस्कस करेंगे और इससे हमारे सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ जाएगी कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ई कॉमर्स की फील्ड में कौन कौन से चैलेंजेस हमें दरपेश आ सकते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। ये सब कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है कि उन चैलेंजेस को हम पढ़ें, उनके लिए अपने आप को तैयार करें, और जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो फिर वो हर्डल्स हम चूँकि ओवरकम कर चुके होंगे तो वो हर्डल्स हमारे बिज़नेस फेलियर का सबब नहीं बनेंगे और इंशाल्लाह हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। लास्ट पॉइंट जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री रैक्विजिट्स टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो पहले से दरकार होती हैं, जिनके एक चेक लिस्ट इसको समझ लीजिए, जिसको कंप्लीट किए बगैर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बी अटेंटिव एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। मैं पहले आपको बोल के बता देता हूं कि ई कॉमर्स की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of the goods or services using the internet। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है, और इसका शॉर्ट नेम जो है वो ई कॉमर्स है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स। और सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त को ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, आप शर्ट्स ख़रीदते हैं, शूज़ ख़रीदते हैं, स्पोर्ट्स का कोई सामान ख़रीदते हैं, या लैपटॉप की कोई एसेसरीज़, मोबाइल नया परचेज़ करते हैं। तो इसी तरह जब आप इंटरनेट पर रहते हुए ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो इस अमल को ई कॉमर्स कहा जाता है। लेकिन हमारी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड अगले पोर्शन में हम पढ़ते हैं, एंड द ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दीज ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं इंटरनेट से तो वहाँ पर हमें कैश पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती, बल्कि थ्रू क्रिप्टो करेंसी या डेबिट कार्ड्स या थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली जो अमाउंट होती है, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो जो अमाउंट पेएबल होती है, जो अमाउंट हमने सेलर को पे करनी होती है, वो अमाउंट हम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर भी फैसिलिटी आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल हो रही है। पेमेंट गेटवेज़ के ज़रिए आप अमाउंट डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो मॉडल चल रहा है वो है कैश ऑन डिलीवरी का। आगे चल के हम बात करेंगे कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है। इसके साथ साथ जो डाटा शेयर किया जाता है, आप अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर
اور دوسری ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں سیلر کو، اور سیلر جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پہ آپ کے پروڈکٹس کو شپ کر دیتا ہے. تو اس سارے عمل کو ای کامرس کہتے ہیں. اس سارے عمل کو ای کامرس کہتے ہیں. اور سملرلی جیسے ہم پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں ایسے ہی ہم آن لائن سروسز بھی پرچیز کرتے ہیں. ہم کنسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں. ایون ڈاکٹرز کے ساتھ ہم اپنے میڈیکل ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آن لائن ٹیوشنز بھی آج کل کافی پاپولر ہو رہی ہیں، اور کاؤنسلنگ کی سروسز بھی آن لائن اویلیبل ہیں. آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ہم ای کامرس بزنس میں دیکھتے ہیں، جن کی وجہ سے ای کامرس کافی ترقی کر رہا ہے. ای کامرس از آفن used to refer to the sale of physical products online, but it can also describe any kind of commercial transaction that is facilitated through internet. اگلے پورشن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ جب ہم ای کامرس کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد پروڈکٹس کی آن لائن خرید و فروخت ہے، لیکن کوئی بھی ایسی کمرشل ٹرانزیکشن جس میں آپ ایون سروسز بھی بائی کر رہے ہیں اور ان سروسز کے اگینسٹ آپ کچھ پے کر رہے ہیں، اور یہ سارا عمل انٹرنیٹ کے تھرو مکمل ہو رہا ہے، یعنی کہ آن لائن مکمل ہو رہا ہے. بے شک آپ اس کو لیپ ٹاپ کے ذریعے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، کوئی سروس لیپ ٹاپ سے پرچیز کر رہے ہیں یا پھر موبائل سے پرچیز کر رہے ہیں، تو یہ سارا عمل جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو وقوع پذیر ہوتا ہے اس کو بھی ای کامرس کہا جاتا ہے. تو سادہ الفاظ میں ایسے سمجھ لیجئے کہ پروڈکٹس یا سروسز کی آن لائن خرید و فروخت کرنا، اور آن لائن یا پھر کیش آن ڈیلیوری موڈ کے ذریعے اس پروڈکٹس یا سروسز کی پیمنٹ کرنا اور ڈیٹا کی آن لائن ٹرانسفر کرنا، یہ سب کچھ مل کر جو بزنس ماڈل بناتا ہے اس کو ای کامرس کہتے ہیں. امید ہے آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اب بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ای کامرس بزنس ماڈلز. ہم ڈسکس کریں گے کہ ای کامرس جو کہ الیکٹرانک کامرس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس میں کون کون سے بزنس ماڈلز دنیا بھر میں بہت زیادہ پاپولر ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو ماڈل ہے جو کہ بہت ہی کامن ہے، دیٹ از کالڈ بزنس ٹو کنزیومر، اور اس کی شارٹ ایبریویشن جو ہے B2C بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا پھر بزنس ٹو کنزیومر. When a business sells a good or service to an individual consumer, for example, you buy a pair of shoes from an online retailer, Daraz, AliExpress, Amazon, Flipkart. بہت ہی پاپولر اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ بزنس ماڈل ہے، جس کے اندر ایک بزنس کسی بھی انڈیویجول کنزیومر کو، مسٹر ایکس کو، مسٹر وائی کو، ندیم کو، اسلم کو، نادیہ کو کوئی پروڈکٹس یا سروسز سیل کرتا ہے. جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس کسی بھی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ سے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی بھی آن لائن بزنس سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، جیسے کہ علی ایکسپریس سے، جیسا کہ دراز سے آپ شوز پرچیز کرتے ہیں، یا بچوں کے ٹوائز پرچیز کرتے ہیں، یا شرٹس پرچیز کرتے ہیں. امیزون کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، دنیا کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے، وہاں سے کوئی آپ پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں. فلپ کارٹ انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے، وہاں سے لوگ جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو یہ جو ماڈل ہے یہ کہلاتا ہے بزنس ٹو کنزیومر، جس میں ایک بزنس کسی کنزیومر کو اپنی پروڈکٹس یا سروسز سیل کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ماڈل جو کہ آن لائن بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت زیادہ کامیاب ہے، اس کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس، اور یہ اس کی ایبریویشن ہے B2B. بزنس ٹو بزنس یہ ایک ایسا ای کامرس ماڈل ہے جس میں دو ایک طرح کے یا دو ایک ہی سائز کے بزنس یا پھر ڈفرینٹ سائزز کی لارج، میڈیم یا اسمال بزنس آرگنائزیشنز آپس میں آن لائن بزنس کرتی ہیں، پروڈکٹس یا سروسز کو آفر کرتی ہیں، یا دوسرا بزنس ان کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے. پھر ٹرانسفر آف منی بھی جو ہے وہ آن لائن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیٹا ٹرانسفر بھی آن لائن ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ای کامرس کی ڈیفینیشن میں پڑھا. تو اس ماڈل کو کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس.
When a business sells a good or service to another business, जी हाँ, जैसे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करता है. फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस सेल्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर अदर बिजनेसेस टू यूज़. जैसे कि कोई भी बड़ा बिजनेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी सॉफ्टवेयर्स फॉर एग्जांपल विंडोज़ वो किसी भी दूसरे बिजनेस को सेल करता है, उसका एंटरप्राइज एडिशन सेल करता है, तो इस अमल को इस मॉडल को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं. अली बाबा एक बहुत बड़ा होल सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा होल सेल प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं बहुत सारे, और उनको आगे रीसेल करते हैं, या बहुत सारी मशीनरी परचेज करते हैं. फिर उस मशीनरी से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को सेल करते हैं. आप alibaba.com वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा. फायर रॉक एक वेबसाइट है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करती है. ओवरड्राइव एक होल सेलर है जो कि इसी तरह ही बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को सेल करता है. तो जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को होल सेल में चीज़ें या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन सेल करता है, तो इस मॉडल को बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं. तीसरा मॉडल जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, और इसको भी अगेन हम एब्रीविएशन में C2C कह सकते हैं. जब दो कंज्यूमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए और ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र करते हुए और ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, सर्विसेज को परचेज़ करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स एक दूसरे को सेल परचेज़ करते हैं, तो इस अमल को, इस बिजनेस मॉडल को कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स अ गुड और सर्विस टू अनदर कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल यू सेल योर ओल्ड फर्नीचर ऑन ईबे टू अनदर कंज्यूमर. ईबे दुनिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी यूज्ड प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे कस्टमर को बेच सकते हैं. आप कोई रेगुलर बिजनेसमैन नहीं हैं और आप अपने घर का फर्नीचर चेंज करना चाह रहे हैं, पुराना फर्नीचर किसी को बेचना चाह रहे हैं. पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल OLX है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी टीवी पे कि आता है, अक्सर आता है बेच दे. तो OLX के ज़रिए आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं और पुरानी चीज़ें वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं. तो ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ऑनलाइन एक कस्टमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स की सेल या फिर परचेज करता है, सर्विसेज की सेल या फिर परचेज करता है, तो इस अमल को कहते हैं, इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर. एक और भी मॉडल है जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर है, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस. व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स देयर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. जब एक कंज्यूमर किसी बिजनेस को अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचता है, तो इस अमल को कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल. फॉर एग्जांपल, एन इन्फ्लुएंसर ऑफर्स एक्सपोजर to their online audience in exchange for a fee, or a photographer licenses their photo for a business to use. अब इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए कि टीवी पे जिस तरह से एक्टर, एक्ट्रेसेस और मॉडल्स मुख्तलिफ ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं. जैसे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार है उनका नाम है जन्नत मिर्ज़ा. तो आप जानते हैं कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की मॉडलिंग करती हैं अपने टिकटॉक चैनल के ज़रिए. बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, उनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है. यानी कि वो बहुत ह्यूज ऑडियंस को, बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट अगर नंबर्स की बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल को दे कैन इन्फ्लुएंस. तो वो लोग ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो क्या करते हैं कि ब्रांड्स उनको कुछ पैसे पे करते हैं और वो फिर जिस तरह से टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स मॉडल्स कर रहे होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस कर रहे होते हैं, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उन ब्रांड्स की
ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے جو فینس ہیں وہ ان برانڈز کو پرچیز کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ دیٹ انفلوئنسر از پروموٹنگ دوز پروڈکٹس. یہ ماڈل کافی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، ریلیٹیولی نیو ماڈل ہے، 3-4 سال پہلے آیا ہے لیکن کافی پاپولر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جیسے ایک فوٹوگرافر ہے، وہ اپنی امیجز کو، اپنے کام کو، اپنی کسی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو آن لائن سیل کرتا ہے. شٹر اسٹاک ایک ویب سائٹ ہے، شٹر اسٹاک پر جا کر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فوٹوگرافر اپنے امیجز سیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے پروفیشنلی کیپچر کیے ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنے پریزنٹیشنز میں اور اپنی موویز میں، اپنے آرٹ ورک میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اگر آپ کو مٹیریل چاہیے تو وہاں پر آپ شٹر اسٹاک پہ جا کے وہ امیجز پرچیز کر سکتے ہیں اور ان امیجز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کنزیومر کسی بزنس کو اپنی کوئی پروڈکٹس یا سروسز آفر کر رہے ہیں. اور اگزامپل اس کی لی جا سکتی ہے تھیم فارسٹ کی، کہ تھیم فارسٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو مختلف تھیمز مل جاتی ہیں، جہاں سے آپ مختلف تھیمز کو پرچیز کر سکتے ہیں اور ان تھیمز کو آپ اپنی ویب سائٹ کو کلرفل بنانے کے لیے، اس کا یوزر انٹرفیس اچھا بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ بزنس ماڈلز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. کوئکلی اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں. بزنس ٹو کنزیومر ماڈل، بزنس ٹو بزنس ماڈل، کنزیومر ٹو کنزیومر ماڈل اینڈ فورتھ ون از کنزیومر ٹو بزنس ماڈل. 4 ماڈلز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ انہی بزنس ماڈلز کے اندر کیسے ہم کام کر سکتے ہیں، کون کون سی ایگزامپلز ہیں، کون کون سی وہ ہمارے لیے پاسبلٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم بھی اپنا بزنس لانچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کہ صورت یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے، جو ایگزامپل ڈسکس کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی کامن ایگزامپل ہے، اس کا نام ہے ریٹیل. دا سیل آف اے پروڈکٹ بائی اے بزنس ڈائریکٹلی ٹو اے کسٹمر وداؤٹ اینی انٹرمیڈیری. اپنی پروڈکٹس یا سروسز کو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی انٹرمیڈیری کے، بغیر کسی ڈسٹریبیوٹر کے ڈائریکٹلی کسٹمر کو سیل کرنا، یہ عمل ریٹیل کہلاتا ہے. بہت سارے بزنسز دیکھتے ہیں، آپ جسٹ لکھیں مینز ٹی شرٹس ان پاکستان اور آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بہت سارے اسٹورز آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہاں پہ آپ چلے جائیں. ایون بڑے بڑے برانڈز نے بھی اب تو آن لائن پریزنس کر دی ہوئی ہے. شرٹ اینڈ ٹائی شاپ ہے، یا پھر دراز پہ آپ چلے جائیں اور آپ جسٹ لکھیں سن گلاسز تو بہت سارے سیلرز آپ کو اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ماڈل سب سے آسان ہے، بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. جب آپ اپنی فیس بک کی وال کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کو اسپانسرڈ بزنسز کی ایڈز امیج فارمیٹ میں یا ویڈیو فارمیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس یا سروسز آفر کی جا رہی ہوتی ہیں. اب تو اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ ورائٹی آن لائن سیل کی جا رہی ہے تو بے جانا ہوگا. آپ گروسری سے لے کے ویجیٹیبلز تک اور گھریلو سامان، فرنیچر، ٹوائز اور بکس اور الا بلا بہت کچھ خرید سکتے ہیں آن لائن. ایون سب کچھ خرید سکتے ہیں. اور اگر ہم سروسز کی بات کریں تو ٹیچنگ سروسز لوگ آفر کر رہے ہیں، گرافکس کی سروسز آفر کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز آفر کر رہے ہیں، میڈیکل سروسز آفر کر رہے ہیں، لا کنسلٹنسیز آفر کی جا رہی ہیں، ٹریول ایجنٹس اپنی سروسز آن لائن آفر کر رہے ہیں. تو جس میں ایک بزنس ڈائریکٹلی اپنی سروسز یا اپنی پروڈکٹس کسی کسٹمر کو بغیر کسی تیسرے واسطے کے سیل کرتا ہے، اسے ریٹیل کہتے ہیں. اس کو ہم اگر پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں بزنس ٹو کنزیومر ماڈل کی ایک ایگزامپل ہے. دوسری جو ٹائپ ہے، دوسری جو صورت ہے جس ہمارے کام کرنے کی ای کامرس بزنس میں، وہ ہے ہول سیل. The sale of products in bulk, often to a retailer that then sells them directly to the consumers. آپ ایز اے ہول سیلر کام کر رہے ہیں، کسی چیز کا اسٹاک آپ کے پاس ہے اور آپ ایک آن لائن ویب سائٹ یا ایک آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی پریزنس بنا لیتے ہیں اور آپ اپنی پروڈکٹس یا سروسز
रिटेलर्स को सेल करते हैं और वो रिटेलर्स फिर उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। जैसे कि अली बाबा की एग्जांपल मैंने आपको दी। ये दूसरा मॉडल आप देखें, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे अली बाबा, फायर रॉक, ओवरड्राइव, अली बाबा से आप बल्क में चीज़ें परचेज कर सकते हैं और फिर वो चीज़ें पाकिस्तान भी आ जाती हैं और उसके बाद वो चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं। और ये दूसरा मॉडल है जिसको होल सेल मॉडल कहा जाता है। तीसरा जो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये एग्जांपल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप एज एन इंटरमीडियरी, एज ए कमीशन एजेंट, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए, बगैर कोई इन्वेंट्री मेंटेन किए हुए, बगैर किसी प्रोडक्ट को होल सेल से या रिटेल में परचेज करके आगे बेचने की बजाय आप सिर्फ एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है जो कि स्टॉक्स मेंटेन नहीं करना चाहते, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि हम आप देखें, इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ में दूंगा। प्रॉपर्टी डीलर्स। प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, दो पार्टीज़ का आपस में राब्ता करवा देते हैं, और जैसे ही वो डील मैच्योर होती है, जैसे ही वो प्रॉपर्टी कस्टमर परचेज कर लेता है, तो उसमें से प्रॉपर्टी डीलर अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि ड्रॉप शिपिंग में बड़ी बड़ी दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं, होल सेल वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अली बाबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन है, तो यहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप अली बाबा पे जाकर अपनी ड्रॉप शिपिंग अकाउंट बनाकर और अपनी वेबसाइट के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। लोग अगर आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट परचेज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हैं, तो वो इमेजेस चूँकि आपने अली बाबा के किसी सेलर के लिए होंगे, किसी होल सेलर के लिए होंगे, तो वो होल सेलर वही होल सेलर जो है उस प्रोडक्ट को शिप करने का ज़िम्मेदार होगा। आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे, आप कस्टमर से एड्रेस लेंगे, और फिर वो होल सेलर डायरेक्टली वो शर्ट उस कस्टमर के पते पर अरसाल कर देगा, उसे डिलीवर कर देगा और आपको आपका कमीशन दे देगा। इवन कोई रिटर्न्स होती हैं या कोई डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट का, तो उसको भी होल सेलर खुद से डील करता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इन्वेंट्री में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शर्ट्स की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको पहले 100, 150, 200 शर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप किसी भी होल सेलर के इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं जिसने ऑलरेडी शर्ट्स परचेज़ की हुई हैं। आप उसके कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है इतना तारुफ काफ़ी है। आगे चल के इस कोर्स के दौरान हम ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है और किन किन वेबसाइट्स के साथ हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और जो फोर्थ एग्जांपल है जो डिस्कस करनी है वो है क्राउड फंडिंग, द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स इन एडवांस ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग अवेलेबल in order to raise the startup capital necessary to bring it to the market। इसको यूँ समझ लीजिए कि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए आप क्राउड फंडिंग करते हैं, लोगों से फंड लेते हैं। ये ज़्यादातर जो मॉडल है ये यूज़ किया जाता है चैरिटी बिजनेसेस के लिए कि और वो बिजनेसेस जो हैं नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये मॉडल वैसे भी कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और क्योंकि लोग ऑब्वियसली यहाँ पर आपको आम लोग जो हैं जिनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले से पैसे नहीं देंगे, बल्कि वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज करेंगे, मगर आपको पैसे नहीं देंगे कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें।
اور उनका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये ज़्यादातर आप कह लें कि मगरबी ममालिक में, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ऑप्शन ज़्यादा एप्लीकेबल है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और कुछ मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सब्सक्रिप्शंस, the automatic recurring purchase of a product or service on a regular basis until the subscriber chooses to cancel। बहुत सारी सर्विसेज जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ़र की जा रही होती हैं और कस्टमर्स जो हैं वो उन सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं और उन सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उनकी कुछ फ़ीस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को पे करते हैं। उसके अगेंस्ट उन सर्विसेज को यूज़ करते रहते हैं, तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो उसकी पेमेंट्स करते रहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल नेटफ्लिक्स की है। नेटफ्लिक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे आप मुख्तलिफ मूवीज़ या सीजन्स देख सकते हैं। तो लोग नेटफ्लिक्स को कोई $10, $12, $15, $20 पर मंथ पे करते हैं और उसके अगेंस्ट नेटफ्लिक्स उनको एक्सेस दे देता है और वो उतने पीरियड के लिए वहाँ से उनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिफाई एक और इसी तरह का प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप को वेबसाइट अगर नहीं बनानी आती ई कॉमर्स की, तो आप शॉपिफाई सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक वेबसाइट का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना भी बताऊँगा। तो शॉपिफाई जो है वो आपको ये सर्विसेज मंथली बेसिस पे मुहैया करता है और जी हाँ, आप जब चाहें इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं और शॉपिफाई के डिफरेंट प्लान्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर कस्टमर जो है वो पर मंथ बेसिस पे या वीकली बेसिस पे किसी सर्विस को इस्तेमाल करने के पैसे देता है और जब तक वो चाहता है उस सर्विस को यूज़ करना चाहता है वो उसकी पेमेंट्स करता रहता है। Number 6, physical products. Any tangible good that requires inventory to be replenished and orders to be physically shipped to the customers as sales are made. इसको आप इसी तरह से समझ लें जैसे कि ये रिटेल है, इसी तरह फिज़िकल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन देखते हैं शर्ट्स सेल की जा रही हैं, शूज़ सेल किए जा रहे हैं, लेडीज़ बैग्स सेल किए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान सेल किया जा रहा है। टेंजिबल वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको टच किया जा सकता है, जिनका कोई साइज़ होता है, जिनकी कोई अपीयरेंस होती है, जिनका कोई वॉल्यूम होता है, कोई वेट होता है। तो ऐसी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स जो कि आप ऑनलाइन सेल करते हों और कस्टमर्स उनको परचेज़ करते हों, तो ये मॉडल भी आप ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस मॉडल को यूज़ करके भी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डाउनलोडेबल डिजिटल गुड्स, टेम्पलेट्स, कोर्सेज, जैसा कि अभी आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये कोर्स जो है वो टेंजिबल नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, इसकी कोई लुक नहीं है। तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल सॉफ्टवेयर्स होते हैं विंडोज़ की, अगर आप लाइसेंस्ड कॉपी लेना चाहते हैं ऑफिस की, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर आप कोई लाइसेंस्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको उसको डाउनलोड करने की फैसिलिटी होगी, माइक्रोसॉफ्ट को आप पेमेंट्स करेंगे। इसी तरह आप भी अपनी सर्विसेज जो है सॉफ्टवेयर्स या फिर अगर आपका कोई इमेज है, जैसे हमने पिछले मॉडल में डिस्कस किया था, कंज्यूमर टू बिजनेस शटर स्टॉक की थीम फॉरेस्ट की एग्जांपल दी थी मैंने। इसी तरह ही आप भी अपनी प्रोडक्ट्स को डिजिटली सेल कर सकते हैं। अपनी अगर आपको डिज़ाइनिंग का काम आता है तो आप अपनी डिज़ाइनिंग सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफ़र कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है नंबर 8, a skill or set of skills provided in exchange for compensation।
कंपनसेशन कहते हैं किसी सर्विस के अगेंस्ट, किसी सर्विस के इवज़ जो पैसे दिए जाते हैं उसको कंपनसेशन कहते हैं। द सर्विस प्रोवाइडर्स टाइम कैन बी परचेज्ड फॉर अ फी। जो पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है वो फ़ी चार्ज करती है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ टाइम देता है, आपका मुआयना करता है और इसके अगेंस्ट एक फ़ी चार्ज करता है। इसी तरह ही ऑनलाइन भी अब डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और मार्केटर्स अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं और आप उनकी सर्विसेज को रेंडर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फाइवर एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपवर्क एक और इसी तरह की वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। ये सारी एग्जांपल्स आपको देने का मकसद ये है कि आप पूरा सिनेरियो अच्छे से समझ सकें, अपने आप को फिट इन कर सकें और आपको एक आइडिया हो सके कि कैसे आप अपनी सलाहियतों को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ई कॉमर्स क्यों पॉपुलर हो रहा है, क्यों ई कॉमर्स जो है वो आगे चल के मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा, कुछ डाटा की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले रिड्यूस्ड कॉस्ट। देखें, जब आप एक फ़िज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एक शॉप किराए पे लेनी पड़ती है, फिर उस शॉप को आपको रेनोवेट करवाना पड़ता है, वहाँ पे आपको शेल्व्स बनवाने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी चाहिए होता है, वहाँ पर आपको पेंट भी करवाना होता है, उसके बाद कुछ एडवांस भी देना पड़ता है। प्रोडक्ट्स को वहाँ शोकेस करने के लिए आपको बहुत सारी खाने भी चाहिए होते हैं, शॉप को डेकोरेट करने पे लाखों रुपया खर्चा आ जाता है। ये सारी कॉस्ट जो है ये मिलकर एक फ़िज़िकल बिज़नेस को स्टार्ट करना खासा मुश्किल बना देती है। लेकिन जब अगर हम ई कॉमर्स बिज़नेस की बात करें, ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें, तो इंटरेस्टिंगली आप बहुत कम पैसे से, इवन 30,000 रुपीज़ से, इवन 20,000 रुपीज़ से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ ने ई कॉमर्स को एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल बना दिया है। बहुत सारी ख़वातीन घर बैठे हुए एज अ रिटेलर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, लाइव सेशंस के ज़रिए सेल कर रही हैं। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस इस तरह से वजूद में आए हैं जो कि कम सरमाए से बहुत कामयाबी से पैसे कमा रहे हैं, बहुत कामयाबी से अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं, अपने स्टडी एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर और इवन अपनी वेब प्रेजेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता, कॉस्ट रिलेटिवली बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली आप 30,000 25,000 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इतनी जो रकम है, इतना जो कम कैपिटल है, वो इवन एक स्टूडेंट भी मैनेज कर सकता है। एक स्टूडेंट भी जो है वो इतने कम सरमाए का इंतज़ाम करके काम कर सकता है। दूसरा जो फ़ायदा है ई कॉमर्स का, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो है गो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। देखें, जब एक आप शॉप बनाते हैं, अगर आप लाहौर में हैं आपकी शॉप मॉल रोड पे है, कराची में है तो आपकी शॉप तारिक रोड पे है, इसी तरह रावलपिंडी में अगर आपकी शॉप राजा बाज़ार में है, पेशावर में है तो आपकी शॉप एक ख़ास जगह पर है, और आप बाकी पाकिस्तान के कस्टमर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ़र नहीं कर सकते। आपको फिर एक और ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी, आपको वहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा दोबारा कैपिटल लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा, तब ही आप दूसरी ब्रांच खोलेंगे। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स को, पूरी दुनिया के कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। खाली अमेज़ॉन की अगर आप बात कर लें तो 30 करोड़ से ज़ायद सार्फिन जो हैं वो अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं। और दुनिया भर में अगर बात करें तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि
तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो परचेजेस एक साल में हुई हैं, लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप ये ई कॉमर्स के ज़रिए ही मुमकिन है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, किसी फार फ्लंग एरिया में बैठे हुए, पिंड दादन खान में या जेहलम में, या फिर बदीन दांदू या सांगड़ या कोयटा ज़ियारत में बैठकर आप पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अभी जैसे आपको पता चला होगा कि अमेज़ॉन ने भी पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो उससे आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बेच सकते हैं बल्कि अमेज़ॉन पर भी आप करोड़ों सार्फिन को, करोड़ों कस्टमर्स को अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस के साथ ही हासिल होती है। इतना बड़ा मौका आपको सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में ही हासिल होता है। और चूंकि इसमें खर्चे कम हैं तो रिस्क भी कम है। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो चूंकि कॉस्ट कम है, बिजनेस लेट से आपने 25,000 से 30,000 से 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है, तो अगर कोई मसला होता है तो रिस्क भी उतना ही कम है। अगर एक शॉप फिज़िकली बनाते हैं तो वो शॉप जो है आपने, हो सकता है आपका 1 करोड़ रुपया खर्चा आ चुका हो, 20 लाख रुपया खर्चा हुआ हो, वहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, नुकसान हो गया है, रॉबरी हो गई है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपकी वेबसाइट को कोई मसला दरपेश हो गया है, वेबसाइट हैक कर ली गई है या कोई और प्रॉब्लम आ गया है, तो चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम थी तो आपको रिस्क भी कम फेस करना पड़ेगा। एक अगली चीज़ जिसकी वजह से ई कॉमर्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है वो है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर बेस। जैसे मैंने बताया कि आप एक जगह पर बैठकर, एक लोकेशन पे बैठ के, इवन एक कमरे से पूरी दुनिया के कस्टमर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इनफैक्ट दुनिया में अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन है तो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। यानी आप अपनी प्रोडक्ट 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को नहीं बल्कि 4 बिलियन लोगों को जहन में रख कर आप अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में ऑनलाइन सर्विसेज को ऑफ़र करने में 8वें नंबर पे है, और ख़ाली 2020 में पाकिस्तानियों ने $4 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है और अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा इस $4 बिलियन से बहुत सारे पाकिस्तानियों की हालत बदली है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपनी सर्विसेज को यहाँ से बैठ के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऑफ़र किया और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया। इसी तरह जब अगर आप, मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो फिर आप पहले अगर शर्ट्स की ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो अब आप लैपटॉप्स की भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप टीवी की भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप बच्चों के टॉयज़ की भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो रेंज बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको उसके लिए कुछ इजाफी जगह दरकार नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी सारी स्पेस पहले से अवेलेबल है। जबकि अगर आप एक शॉप में एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, नए शेल्व्स बनाने पड़ते हैं, अपनी शॉप को एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्सपेंशन करनी पड़ती है, ज़्यादा एरिया, फिज़िकल एरिया रिक्वायर्ड है। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि आप बहुत आसानी से एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं और इस चीज़ ने ई कॉमर्स को और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फिज़िकली एक बिज़नेस लॉन्च करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। मार्केटिंग बिलबोर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप टीवी रेडियो को यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स को आप यूज़ करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा, लाखों में, और अगर बड़ा बिज़नेस है तो करोड़ों में।
لیکن اگر بات کر لیں آن لائن بزنسز کی تو کین یو بلیو کہ آپ مہینے میں 2,000 3,000 روپیہ لگا کر بھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اب بہت سارے اسمال بزنسز کے لیے بزنس کرنے کو اور زیادہ ممکن اور آسان بنا دیتی ہے کہ اتنی لیس کاسٹ ہے مارکیٹنگ کی. ایون نان پیڈ مارکیٹنگ کے ذریعے بھی آپ اپنی چیزیں بیچ سکتے ہو. مارکیٹنگ کرنی ضروری ہے بزنس کے لیے، لیکن انیشلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو نان پیڈ مارکیٹنگ کے ذریعے بھی کوئی بھی پیسہ خرچ کیے بغیر آرگینک مارکیٹنگ کے ذریعے بھی، فار ایگزامپل ایس ای او کے ذریعے، فار ایگزامپل آرگینک ریچ کے ذریعے بھی آپ اپنی پروڈکٹس کو کسٹمرز تک پروموٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو بیچ سکتے ہیں. پھر یہ میئریبل بھی ہے، اور میئریبل سے مراد ہے کہ آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ اگر منتھلی بیسس، ویکلی بیسس، ڈیلی بیسس پہ، اور حتیٰ کہ آپ کو اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے ریزلٹس آرلی بیسس پہ، اور اس سے بھی اگر بات کریں تو منٹ ٹو منٹ بیسس پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ کی مارکیٹنگ جو کیمپین ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ میرے اس کانٹینٹ کو، میری مارکیٹنگ کا جو مٹیریل ہے، میری جو ایڈ چل رہی ہے، اس کو پسند کر رہے ہیں. اگر پسند زیادہ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹس بک رہی ہیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹس نہیں بک رہی ہیں تو آپ فوری طور پہ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو چینج کر سکتے ہیں. جبکہ فزیکلی اگر آپ ایک ٹی وی پہ ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ پہلے سے ٹی وی چینلز کو دینا پڑتا ہے. آپ کو کاسٹ، جو اس میں ایکٹر یا ایکٹریسز کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، سیٹس لگانے پڑتے ہیں، پھر اس کو شوٹ کرنے کا خرچہ، پھر اس کو ایڈٹ کرنے کا خرچہ. تو پہلے سے ہی بہت زیادہ ایڈڈ کاسٹ آ جاتی ہے. رزلٹ تو ابھی آیا نہیں، اور آپ کی ایڈ تو ابھی چلی نہیں، لیکن خرچہ بہت زیادہ آ چکا ہے. جبکہ اس کے برعکس آن لائن آپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ چاہیں کہ میں اپنی مارکیٹنگ پہ ڈیلی 100 روپیہ خرچنا چاہتا ہوں، یا میں 100 روپے میں 3,000 روپے میں پورے مہینے مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل پاسبل ہے. اگلا جو بہت بڑا فائدہ ہے جس کے ذریعے لوگ ای کامرس بزنس میں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج گین کر رہے ہیں، وہ ہے کسٹمر سپورٹ کا. جس طرح سے سوشل میڈیا ہے اور نئی نئی ایپس آ رہی ہیں، کسٹمرز کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہے. فار ایگزامپل بات کریں، بہت ساری ایسی ایپس ہیں جن کے ذریعے کسٹمرز 24/7، یعنی ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن، اور دن کے 24 کے 24 گھنٹے بزنسز اپنے کسٹمرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تھرو ٹویٹر، تھرو واٹس ایپ، تھرو فیس بک میسنجر. اور لوگ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ویب سائٹس پہ، آن لائن چیٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی دے رہے ہیں. اگر آپ دراز پہ چلے جائیں، کسی اور بڑی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، تو وہاں ساتھ ہی ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے آن لائن چیٹ، جس میں آپ اس کمپنی کے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں. کوئی معلومات اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی ہیلپ آپ کو چاہیے، کوئی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ وہاں پر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جبکہ فزیکل بزنس میں جب بزنس کا شٹر ڈاؤن ہے، جب آفس بند ہو چکا ہے، ویکینڈ ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، تو ان دنوں میں بزنس کو، فزیکل بزنس کو کانٹیکٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آن لائن آپ بزنسز کو راؤنڈ دا کلاک اپروچ کر سکتے ہیں، اور اس چیز نے ای کامرس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا ہے. اور بلیو می کہ فیوچر جو ہے وہ ای کامرس کا ہے، چونکہ پاکستان میں بھی اب بینکنگ چینلز پہلے سے امپروو ہو رہے ہیں. آن نیٹ کی سہولیات جو ہیں وہ زیادہ شہروں میں اور قصبوں میں اور پاکستان کے دور دراز ایریاز تک بھی پہنچ چکی ہیں، اور لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور سرچ انجنز کے ذریعے لیٹسٹ ٹرینڈز کے ساتھ آگاہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اب آپ لاہور میں ہیں یا کراچی میں، اسلام آباد میں ہیں یا جہلم میں،
स्वाबी में है या चार सद्दा में बलूचिस्तान में है या फिर बदीन सांगड़ या किसी भी जगह पे हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को वहाँ अपनी लोकेशन पे बैठे हुए सर्च कर रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के साथ आगाह हैं और वहाँ से परचेजेस कर रहे हैं। और इस ईज़ ने घर बैठे हुए हैसल फ्री बिजनेस की, इस ईज़ ने हैसल फ्री परचेजिंग ने ई कॉमर्स को एक बहुत ही लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल बना दिया है। और मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का है। एक और बहुत ही यूजफुल फीचर ई कॉमर्स में है वो दैट इज़ द कस्टमर एनालिटिक्स। कस्टमर्स को का जो डाटा है वो रियल टाइम में आपको मिल रहा है। कस्टमर ने किस टाइम आपके कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, मेल ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या फीमेल्स इंटरेस्टेड हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है। और इस तरीके से आपके वेबसाइट पे या आपके सोशल मीडिया ब्रांड का जो पेज है वहाँ पर कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड किया, उसका रिस्पांस क्या था, उसका बाउंस रेट क्या था, ये सारा डाटा आपको साथ के साथ ही, जैसे मैंने बताया, मिनट टू मिनट बेसिस पे हासिल हो रहा होता है। बहुत सारी ऐसी APIs हैं, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए आपको लम्हा बलम्हा पता चल रहा होता है कि आपकी कंटेंट को, आपकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स कितना एंगेज हो रहे हैं, उससे कस्टमर्स कितना पसंद कर रहे हैं और आपको कितनी सेल्स मिल रही हैं। और इससे आप रियल टाइम में बगैर कुछ ज़्यादा लॉस उठाए हुए और आप अपनी पॉलिसीज़ को ट्वीक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिकन्सिडर कर सकते हैं, उनको रीएड्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ ने कस्टमर एनालिटिक्स ने जो है ई कॉमर्स की फ़वाइद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये मेरे सामने एक ग्राफ है और ये ग्राफ आपको बताएगा कि कैसे ई कॉमर्स दुनिया का फ्यूचर है, ई कॉमर्स कैसे तरक्की कर रही है। रिटेल ई कॉमर्स सेल्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2014 टू 2021, 2014 से लेकर 2021 तक जो दुनिया में रिटेल की सेल्स ऑनलाइन हुई है, ई कॉमर्स के ज़रिए जो चीज़ें ख़रीदी गई हैं उनकी डिटेल यहाँ पर डिस्कस की गई है। और जो फिगर्स हैं वो बिलियन US डॉलर्स में दिए गए हैं। आप देखें कि 2014 में जो दुनिया भर में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिनका कारोबार हुआ वो 1336 थी, यानी 1336 बिलियन डॉलर्स। और ये आप ट्रेंड देखें अपवर्ड जा रहा है, यानी कि हर साल ये बढ़ ही रहा है। 15 में फिर ये बढ़कर 1548 हुआ, 16 में 1845, 2018 में 2842, 2020 में 4135 बिलियन डॉलर्स और बिलीव यू मी 2021 में ये 4878 बिलियन डॉलर हो चुका है। 4878 बिलियन डॉलर बहुत सारे मुल्कों की टोटल इकोनॉमी से भी ज़्यादा कारोबार एक साल में ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो रहा है। और आप देखें कि ये फिगर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लेट्स बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और आप भी इरादा कर लें कि नेक्स्ट जब भी यहाँ पे 2022 की सेल्स का ग्राफ दुनिया देखेगी तो उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन इंशाअल्लाह आपकी सेल्स का भी होगा। आप भी ई कॉमर्स बिजनेस के ज़रिए पैसे कमा सकेंगे और इस बढ़ती हुई सक्सेसफुल ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकेंगे। ये एक और ग्राफ है जो कि ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस को वाज़े करने के लिए बहुत काफ़ी है। इसमें आप देखें ई कॉमर्स शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल रिटेल सेल्स फ्रॉम 2015 टू 2021। अगेन टोटल सेल्स अगर 100% थी तो उसमें रिटेल ई कॉमर्स का जो पोर्शन था वो 7.4% था। 16 में ये 8.6 हुआ। आप देखें अपवर्ड जा रहा है।
यानी कि हर साल इसमें बेहतरी आई है। 18 में ये 11.9% हो गया, 2020 में 15.5%, और ये देखें 2021 में ऑलमोस्ट 18%। यानी अगर दुनिया भर में 100 रुपये की बिज़नेस हुआ है तो उसमें 18% बिज़नेस ई कॉमर्स के ज़रिए हुआ है, 18% ख़रीदो फ़रोख्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हुई है, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज के ज़रिए किया गया है, डाटा भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया गया है। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है ई कॉमर्स इज़ दी फ्यूचर। आगे चलते हैं और मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कैसे आप ई कॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो मॉडल्स हमने डिस्कस किए, एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, उनको यूज़ करते हुए कैसे हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स, आप कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कहीं से भी बैठे हुए दुनिया में आप किसी भी कोने में बैठे हुए दुनिया के दूसरे कोने के कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, डिलीवरीज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी डिलीवरीज कर सकते हैं। एक तो फिज़िकल डिलीवरी है जो कि कुरियर सर्विसेज के ज़रिए की जाती है, और एक वो डिलीवरी है जो ऑनलाइन सर्विसेज अगर कोई परचेज़ करता है तो उसकी डिलीवरी भी ऑनलाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कोई ट्यूशन ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को, या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को कोई कंसल्टेंसी, कोई ट्यूशन ऑफ़र कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कंसल्टेंसी ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो आप जूम और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसी सहूलियात के ज़रिए बैठे बैठे अपने घर बैठे हुए आप डिलीवर कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं अपनी लोकेशन पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। आप मुख्तलिफ़ हिस्सों से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे LMS के साथ कनेक्टेड हैं और आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बहुत सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कस्टमर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्टूडेंट्स, अब आप को कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा, टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, उसका एक्सपेंस नहीं बियर करना पड़ रहा, और आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो टाइम आपको मुनासिब लग रहा है उस टाइम के मुताबिक आप इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। प्री सेल्स यानी कि अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई होती और ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड्स उन प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि कोर्स अगर 15 दिन बाद शुरू होना है तो उसकी बुकिंग आज से स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं एक ब्रांड देख रहा था, आसिम जोफ़ा, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो क्लॉथिंग का एक बहुत बड़ा ब्रांड है लेडीज़ क्लॉथिंग का, तो एक ड्रेस जो है वो अभी 20 दिन बाद लॉन्च होना है, लेकिन उसकी प्री बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। कस्टमर्स तस्वीर देखकर अगर उन्हें वो पसंद आता है तो ख़वातीन घर बैठे हुए उसको ऑनलाइन बुक करा सकती हैं। पेमेंट तो नहीं देंगी लेकिन अपनी इंटरेस्ट उसमें शो करेंगे, आप अपने एड्रेस और डिटेल्स देंगे और कौन सा साइज़ आपको चाहिए वो भी आप एंटर करेंगे। उससे ये ब्रांड्स को इंश्योर करने में मदद मिलती है कि अभी प्रोडक्ट मार्केट में आई नहीं है लेकिन उसकी इतनी सेल यकीनी हो चुकी है। इससे आपको रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, रिस्क को हैंडल करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये देखें 24/7 और 365 डेज़ अ ईयर आप कस्टमर सपोर्ट देते हो। इसी तरह ही आफ्टर सेल सपोर्ट, चीज़ बेच दी है, कोई वॉशिंग मशीन थी उसको, या कोई ओवन बेचा है, कोई मशीनरी बेची है जिसको इस्तेमाल करने का तरीका कस्टमर को नहीं आता, तो आप उसे ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं। टाइम भी बचता है और फिज़िकल में तो किसी बंदे को या तो मशीनरी को वापस शॉप पर लाना पड़ेगा या फिर आपको कोई टीम मेंबर भेजना पड़ेगा जो कि उस कस्टमर को असिस्ट करेगा।
लेकिन इस केस में आप देखें कि आप ऑनलाइन बैठे हुए कस्टमर को even through the video chat, even through the voice chat, even through the uh, ऑनलाइन मैसेजिंग आप कस्टमर को सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर का डाटा स्टोर हो रहा है और कस्टमर को एक रिलेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आप चीज़ परचेज करता है तो आपका सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर उस कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री, उसकी ट्रांजैक्शंस, उसका पास्ट रिकॉर्ड आपके सामने ले आता है कि कस्टमर कितना लॉयल है, इसने कितनी दफ़ा आपसे चीज़ें परचेज़ की हैं। उसके बिहाफ पे आप अगर चाहें तो उसको कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर सकते हैं और इस तरह से कस्टमर भी अच्छा फील करता है अगर आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है। कस्टमर का बार बार आपको एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एड्रेस आपके डाटाबेस में सेव है। इससे कस्टमर अच्छा फील करता है कि बिज़नेस रिमेंबर्स मी, बिज़नेस केयर्स अबाउट मी, और कस्टमर आपके साथ ज़्यादा लॉयल फील करता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाती है। उसकी बर्थडे पे आप उसको विश कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसकी कस्टमर की बर्थडे को पॉपअप करके आपके सामने ले आएगा और आप जानते हैं अगर किसी को पर्सनलाइज्ड वे में हैप्पी बर्थडे बोला जाए तो उसके लिए कितना मीनिंगफुल होता है। पहले मैंने बात की कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स। आप इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े मॉडल्स को या एक्टर एक्ट्रेसेस को अप्रोच करें और अगर उनसे अपने ब्रांड की मार्केटिंग कराएं तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स बहुत मुनासिब पैकेज के वजह आपकी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। आप 10,000 से लेके 10 लाख तक भी पैसे देकर आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट पे। और जैसा मैंने बताया डाटा एनालिसिस के ज़रिए हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो डाटा आपको आ रहा होता है कस्टमर एनालिटिक्स की फॉर्म में, उसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ को मैयर कर सकते हैं कि वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर ट्वीक करना हो, कोई चेंज लानी हो, वो भी आप ला सकते हैं। बात कर लेते हैं मुख्तसरन कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ट्रेंड्स क्या हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जिसमें अब करीबन 10 करोड़ लोगों के पास मोबाइल्स हैं और मोबाइल आप देखते हैं कि हर शख्स मोबाइल स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा है। डाटा सर्विसेज आम हो रही हैं, 3G 4G और अब तो 5G भी पाकिस्तान में आ रहा है। तो पाकिस्तानी मार्केट भी ई कॉमर्स के हवाले से एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। पाकिस्तान ई कॉमर्स मार्केट साइज posted an average growth of over 35% in the first quarter of the fiscal year 2021 to 96 billion compared to the 71 over the corresponding period of the last year. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पाकिस्तानी मार्केट जो है वो 2021 की पहली तिमाही में जैन, फैब और मार्च में जो इसका साइज़ था बिज़नेस का, जो कि ई कॉमर्स पे हुआ, ई कॉमर्स के ज़रिए हुआ, ऑनलाइन हुआ, वो 96 बिलियन था। जबकि 2020 के पिछले साल यानी 2020 की पहली तिमाही में, यानी पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में यही बिज़नेस 71 बिलियन था। यानी कि एक साल में आप देखें कि करीब 25 बिलियन का इजाफा हुआ है। और ये 96 बिलियन रुपीज़ की 96 अरब रुपए की ख़रीदो फरोख्त पाकिस्तान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो डोंट मिस द ट्रेन एंड बी द पार्ट ऑफ इट। और अगला एक फैक्ट आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन वो मर्चेंट्स, वो बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, जिनको आप एडवांस पेमेंट्स कर सकते हैं, जिनको आप पेमेंट गेटवेज़ के ज़रिए अगर चाहें तो ऑनलाइन
पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो पिछले 12 महीनों में 1410 से बढ़कर 2164 हो चुके हैं। यानी बहुत तेज़ी से वो बिजनेसेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज नहीं बल्कि ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें आपको कैश हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, घर बैठे बैठे आप पेमेंट्स कर देते हैं। और ये मॉडल दुनिया के बहुत सारे बाकी ममालिक में पॉपुलर है और अब फाइनली पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो रहा है। यानी कि 1410 से बढ़कर 2164 हो चुके हैं। और अगला जो फैक्ट है वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि नंबर ऑफ लोकल ई कॉमर्स सेलर्स इंक्रीज बाय 2.6 टाइम्स, 2.5 गुना बढ़े हैं 2017-18 से अगर देखा जाए। और तकरीबन 2.5 गुना ही पेमेंट्स जो हैं वो ईयर 2021 में इंक्रीज़ हुई हैं। यानी अगर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान में 2017-18 में 1000 कस्टमर्स ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गलत फिगर है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 17-18 में 100 कस्टमर्स ने या 1000 कस्टमर्स ने ऑनलाइन परचेजिंग की थी तो इस दफ़ा 2.5 गुना ज़्यादा यानी 2021 में तकरीबन 2500 कस्टमर्स ने ऑनलाइन परचेजिंग की है। तो आप देखें कि फिगर्स कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये आपको एक मौका देता है कि आप भी अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए इन कस्टमर्स तक पहुंचा सकें, इनको बेच सकें। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कुछ फिगर्स दिए हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए माहौल कितना साजगार होता जा रहा है कि अब पाकिस्तान में 2015 में तकरीबन 32 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे जो नेट यूज़ कर रहे थे। और अब 2021 में अगर बात कर ली जाए तो 78 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। 32 और 78 कितना फ़र्क बन चुका है। यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 2015 में ये 3.5 करोड़ सार्फिन थे और अब तकरीबन 9 करोड़ सार्फिन जो है वो ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और 3G 4G के यूज़र्स में भी इजाफ़ा होकर इनकी तादाद जो है वो 76 मिलियन तक पहुंचने वाली है, तकरीबन 8 करोड़ होने वाली है। By increasing the use of digital financial services only, Pakistan can increase GDP by $36 billion. पाकिस्तान जो है वो अपना GDP 2025 तक $36 बिलियन तक पहुंचा सकता है। और इससे खाली सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेसेस से पाकिस्तानी मार्केट में 40 लाख नई जॉब्स का, 4 मिलियन नई जॉब्स का इजाफा हो सकता है, मुमकिन है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये जो है ई कॉमर्स के ज़रिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी अपना रोज़गार कमा सकेंगे। अब आगे बढ़ते हुए अपने आज के लेक्चर को कवर करते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ई कॉमर्स में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चैलेंजेस का अच्छे अंदाज से मुकाबला नहीं किया गया, अगर इन चैलेंजेस को काउंटर नहीं किया गया तो, और अगर आपने इन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से परसीव करके इनके लिए कोई पॉलिसी ना तरतीब दी, कोई स्ट्रैटेजी ना बनाई तो बिज़नेस जो है उसमें प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। सबसे पहला डाटा सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि ऑनलाइन डाटा थेफ्ट, ऑनलाइन डाटा लीक्स बहुत आम सी बात है। जो चीज़ ऑनलाइन हो जाती है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं डाटा सिक्योरिटी के, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कस्टमर्स का डाटा आपको सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स के डाटा में उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनके घर के एड्रेसेस होते हैं, उनकी परचेज़ बिहेवियर्स होते हैं, उन क्या क्या चीज़ें उन्होंने परचेज़ की हैं, तो वो एक सेंसिटिव डाटा है। तो ये ना हो कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो डाटा इजीली
कोई हैकर हैक कर ले, चोरी कर ले और उस बुनियाद पे कस्टमर्स को तंग किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, उससे बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अट्रैक्टिंग द परफेक्ट कस्टमर, चूँकि बिजनेसेस की अब आप देखें बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फेसबुक पे बहुत दफ़ा अगर फेसबुक की बात करें और गूगल के ऊपर आप सर्च करें, आपने एक वॉशिंग मशीन परचेज़ करनी है, आप जस्ट लिखें बाय वॉशिंग मशीन ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो इतनी ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। तो और आप देखें कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सही कस्टमर तक, वो कस्टमर जो कि आपका रियल पोटेंशियल कस्टमर है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको आसान अल्फाज में देता हूं कि आप अगर फरारी कार एक ऐसे कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं जिसके पास साइकिल ख़रीदने के भी बेचारे के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा, आपकी मार्केटिंग की एफर्ट्स बिल्कुल ज़ाया जाएंगी। वो कन्विंस भी हो जाए लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको राइट कस्टमर तक अपनी मार्केटिंग कैंपेन, अपनी मार्केटिंग की जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हो सकता है आपको बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हों, आपके कंटेंट को कस्टमर्स पसंद भी कर रहे हों, लेकिन सेल्स जनरेट ना हो, क्योंकि आप राइट कस्टमर को नहीं बल्कि रॉन्ग कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपने एसी बेचना है तो आपके एसीज़ आप खुद बताएं, आप खुद सोचें कि एसी जो है वो किस मौसम में पाकिस्तान में ज़्यादा बिकेगा, गर्म मौसम में या सर्द मौसम में। अगर आप जून जुलाई में हीटर बेचना शुरू कर दें तो क्या पाकिस्तान हीटर बेचने के लिए, गीज़र बेचने के लिए जून जुलाई में सख्त गर्मी में सही मार्केट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन रहते हुए आपने अपने राइट कस्टमर तक, परफेक्ट कस्टमर तक अपने मार्केटिंग मैसेज को पहुंचाना है। कस्टमर्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, गूगल पे वो जाता है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस उसके सामने आ जाती हैं। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, तो बार बार मैसेजेस मार्केटिंग के, ब्रांड्स के एड्स उसके सामने आ रहे हैं। क्लॉथिंग की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, एड्स जो हैं वो उसके सामने बार बार आ रहे होते हैं। एक दिन में ऑन एवरेज आप 50 से 60 मैसेजेस जो हैं कंपनीज़ के वो देखते हैं। इनबॉक्स आप सुबह उठते हैं तो मार्केटिंग मैसेजेस से भरा होता है। और तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कस्टमर्स के पास कि कस्टमर को लॉयल रखने के लिए, कस्टमर को अपने ब्रांड के साथ जोड़ने के लिए बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और अगला पॉइंट ये है कि कन्वर्जन ऑफ शॉपर्स इनटू द पेइंग कस्टमर्स। जैसे मैंने पहले बात की, हो सकता है लोग आपकी ब्रांड को लाइक तो कर रहे हों लेकिन परचेज़ ना कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है उन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो सकता है उनकी बाइंग पावर इस चीज़ को अलाउ ना करती हो सकता है उनके पास चीज़ परचेज़ करने के लिए मुनासिब सहूलियात ना हो। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमसे ये शिकायत करते हैं, ये हमसे डिस्कस करते हैं कि हमारी ब्रांड को लोग लाइक तो कर रहे हैं लेकिन सेल जनरेट नहीं हो रही। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है सेल्स जनरेट करना, क्योंकि सेल्स अगर जनरेट नहीं होगी तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करोगे। आपको बार बार कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बार बार पैसा पल्ले से लगाना पड़ेगा, और कब तक आप ऐसा कर सकेंगे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेइंग कस्टमर्स को जनरेट करें। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका हुआ है और ये ब्रांड्स जो है वो जिस तरह से ई कॉमर्स बिज़नेस लॉन्च करना आसान है, तो बहुत सारे बिजनेसेस हर दिन लॉन्च हो रहे हैं और इस कंपटीशन के अंदर आपको बहुत अलग करके कुछ दिखाना होता है, बहुत अलग तरीके से और बहुत मेहनत के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करवाना होता है। चूँकि इन्वेस्टमेंट कम है तो समझ लीजिए मेहनत उतनी ही ज़्यादा है। कस्टमर्स के पास प्राइस कंपैरिजन करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स उन्हें बताती हैं द चीपेस्ट फूड इन लाहौर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें
तो बहुत सारी कंपैरिजन की वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको बताएंगी। अगर हम बात कर लें बिरयानी की, कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में चीपेस्ट बिरयानी कहाँ अवेलेबल है, दीमक ख़त्म करने की सर्विसेज सबसे सस्ती आपके एरिया में कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से जब कस्टमर्स प्राइस कंपैरिजन्स करते हैं और आपकी प्राइसेस फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा हैं, तो प्राइस को जस्टिफाई करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि आप क्यों ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, ये एक चैलेंज बन जाता है। और फिर पाकिस्तान जैसी कंट्री की अगर बात करें तो कहीं कस्टमर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम आता है, डिलीवरी इश्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिफ़ंड में चली जाती हैं, रिटर्न्स हो जाते हैं, कस्टमर्स उन्हें रिसीव करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और इस तरह से आपको उनकी कॉस्ट पड़ती है। डिलीवरीज़ में बहुत ज़्यादा डिले आता है, स्पेशली बड़े सिटीज़ में तो डिलीवरी आसानी से हो जाती है, लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ में कई दिन लग जाते हैं, 10-10 12-12 दिन भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होती, जिससे हो सकता है कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड ही ख़त्म हो जाए या फिर कस्टमर उसको कहीं और से परचेज़ कर ले। अगर किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट देना था और वो बर्थडे वाले दिन वो प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हुई, तो बाद में कस्टमर उसको लेने से इनकार कर सकता है। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिनके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना ज़रूरी है। आगे चलकर हम इसी कोर्स के दौरान इन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को अपने बिजनेस के लिए थ्रेट बनने से रोक सकते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी प्री रेक्विजिट्स हैं, पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। डिटर्मिन योर निश एंड बिजनेस आइडिया। निश कहते हैं चूँकि बहुत मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ऐसे समझ लें कि सुई से लेकर टैंक बेचा जा रहा है, हर तरह की सर्विसेज प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं। पूरे घर के सामान से लेके कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ट्रैवल की सर्विसेज, कंसल्टेंसीज और फिर पता नहीं क्या क्या बेचा जा रहा है। तो उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी आपको आसान हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हों और जिस प्रोडक्ट को आप इजीली सेल कर सकते हो। वो इस तरह का कौन सा निश, यानी कौन सी प्रोडक्ट आप सिंगल आउट करके कस्टमर को बेचना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर्स को इसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी डिमांड है इसकी, ये कितनी इजीली आपको अवेलेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि होलसेल मार्केट में इसका स्टॉक ही ख़त्म हो जाए। और आपको ऑनलाइन बिजनेस लॉज के ज़रिए के बारे में भी बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जालसाजी नहीं कर सकते, किसी दूसरे की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं बेच सकते, कॉपी या रेप्लिका प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, इमेजेस किसी दूसरी प्रोडक्ट ब्रांड के इमेजेस को चोरी करके उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपको लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ई कॉमर्स सर्च इंजन्स, गूगल, याहू या फिर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आपके बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। बना बनाया बिज़नेस तबाह हो जाता है। और तो आप किसी ब्रांड का उसकी मर्ज़ी के बगैर नाम भी यूज़ नहीं कर सकते। तो किसी किस्म का जो धोखा है वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कंपेटिटर्स इस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है और किस कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कैसे वो अपना ब्रांड मैसेज कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं और कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। इस कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने जैसे पहले भी बताया, अपनी टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन करें। अगर आप एक लग्जरियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फेरारी कार बेचना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि आपके कस्टमर्स होंगे, आपको उन तक पहुंचना ज़रूरी है। वरना आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स बेसुध रहेंगी, इन वेन रहेंगी, ज़ाया जाएंगी। तो अगर आपने
डिफेंस में एक मिल्क शॉप जो है मिल्क आप ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बहरिया टाउन में ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं तो उसका ऐड जो है वो, अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो उसका ऐड आप लाहौर में चलाएंगे तो क्या होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और टाइम भी ज़ाया होगा और रिजल्ट्स भी जनरेट नहीं होंगे। तो टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करें जियोग्राफिकली और उसके डेमोग्राफिक्स के ज़रिए। अगर आप लेडीज़ प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली लेडीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बच्चों की कपड़े बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मैरिड कपल्स को टारगेट करेंगे। तो राइट ऑडियंस को टारगेट करने से आपके रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगे, आपकी सेल ज़्यादा जनरेट होगी। और सोर्स प्रोडक्ट्स टू सेल ऑनलाइन, स्टॉक कहाँ से आपको सस्ती और अच्छी और मयारी प्रोडक्ट मिल सकती है और जो कि आपको लंबे अरसे तक मिलती ही रहेगी, ये भी आपने देखना होता है। ये नहीं कि एक दफ़ा एक चीज़ आई वो आपने बेच दी, अब जब उसकी डिमांड बढ़ी तो आपके पास वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं और ना पीछे होल सेलर के पास अवेलेबल है। तो सोर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करने का वो इंश्योर करें कि वहाँ से आपको कंसिस्टेंसी हो, वो चीज़ें मिलती रहें और ऐसा ना हो कि उनकी प्राइस आए दिन होल सेलर बढ़ाता रहे। फिर आप कस्टमर्स को प्राइस हाइक को, प्राइस इंक्रीज़ को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये एक चैलेंज बन जाता है। इवेलुएट दी प्रोडक्ट वायबिलिटी, ये देखें कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट को बेचकर कुछ फ़ायदा भी हासिल हो रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि बहुत तगो-दो के बाद, बहुत एफर्ट के बाद, बहुत खर्चा करने के बाद आपको इतने पैसे ही ना बच पा रहे हों। बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट वायबिलिटी को इतना एवेलुएट नहीं किया होता, उसके मार्जिनस को इतना अच्छे से कैलकुलेट नहीं करते, नतीजतन सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है लेकिन पैसा नहीं बच पाता और कुछ अरसे के बाद वो बिज़नेस बंद हो जाते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको इंश्योर करना चाहिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त, कि अगर इतना प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल रहा है तो हमें ये प्रोडक्ट सेल करनी है, अदरवाइज़ हम इससे भी बेहतर प्रोडक्ट का इंतखाब करें। डिफाइन योर ब्रांड एंड इमेज। ना ब्रांड, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कैसे बदल सकते हैं, उसका कैसा इमेज आप कस्टमर के माइंड में इंसर्ट करना चाहते हैं, इम्प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हम कहते हैं ये शख्स बहुत कोऑपरेटिव है, ये शख्स बहुत चालाक है, ये शख्स बहुत ज़्यादा सादा तबीयत का है, या फिर ये शख्स बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। ऐसे ही ब्रांड का भी एक इमेज होता है। ये ब्रांड बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर आईफोन की बात करें तो स्टेटस उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे आप किसी को आईफोन यूज़ करते देखते हो तो आप समझते हैं कि ये शख्स बहुत अमीर है क्योंकि इसके पास आईफोन है। अगर आप देखते हैं कि किसी शख्स के पास लैंड क्रूज़र है तो वो ना भी बताए तो उससे उसकी अमारत, उसका अमीर होना वाज़े होता है। इसी तरह ही अगर एक शख्स जो है वो कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहा है, बहुत सारी सस्ती ब्रांड्स होती हैं, बहुत सारी महंगी ब्रांड्स होती हैं जिनसे मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स का पता चलता है। बहुत सारी रिलायबल ब्रांड्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स सस्ती होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना प्रोडक्ट्स को अगर देखें तो चाइना की चीज़ का जहन में आते ही फ़ौरन से क्या आता है, सस्ती होगी लेकिन गैर मयारी होगी। जापान की मशीनरी के बारे में आपके जहन में क्या इमेज आता है कि जापान की मशीनरी बहुत ही अच्छी होगी। तो सोहन हलवे की बात की जाए तो सबसे पहले किस सिटी का नाम आता है, मुल्तान का। अगर फैंस की बात कर ली जाए तो गुजरांवाला रॉयल फैन, रिलायबिलिटी डॉलन्स रिलायबल है। तो हर ब्रांड का नाम जहन में आते ही उसके बारे में एक पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज आपके जहन में उभरता है। यही इस तरह का इमेज आपने भी कस्टमर के माइंड में डेवलप करना होता है और फिर फाइनली आपको अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना चाहिए और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजीज़ पर काम करना चाहिए। तो आज का ये लेक्चर वाइंड अप हो चुका। आज हमने डिस्कस किया है, वापस चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है।
आज हमने डिस्कस किया है कि ई कॉमर्स क्या है, डेफिनेशन डिस्कस की, उस ई कॉमर्स के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स डिस्कस किए हैं, फिर उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंस, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ई कॉमर्स क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है, क्यों ये ग्रो कर रही है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, पाकिस्तानी मार्केट में कितना पोटेंशियल है, ई कॉमर्स में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपका विज़न काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, और आप इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि साथ साथ जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको इंश्योर किया जाए कि आपकी लर्निंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर हो रही है। इसके लिए एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। दो छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं। नंबर 1, फाइंड एंड राइट डाउन द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स। बिजनेस मॉडल जो हमने पढ़े हैं उनको सर्च करें और उनकी हर एक बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट 2-2 एग्जांपल्स वो लिखें, और इस तरह से आपका विजन काफ़ी क्लियर होगा। और दूसरी जो असाइनमेंट आपने तैयार करनी है, राइट अप 2-page नोट ऑन द प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस। अभी हमने प्री रिक्विजिट्स डिस्कस किए हैं। इस डिस्कशन के नतीजे में, और अभी ये हैंड आउट भी आपके सामने है, स्लाइड भी आपके सामने है, इस डिस्कशन के नतीजे में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है प्री रिक्विजिट्स के बारे में, उसको 2 पेजेस का एक समरी लिखें, 2 पेजेस का एक नोट लिखें, एक तहरीर लिखें, जहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को वाज़ेह करें कि आपको क्या समझ आया है कि ई कॉमर्स बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आप इनको एक हेडिंग के अगेंस्ट भी वहाँ कुछ लिख सकते हैं, या ओवरऑल हेडिंग के बगैर भी आप एक ऐसे एक मजमून लिख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इंश्योर करें कि जो काम, जो असाइनमेंट आपको दी गई है वो ज़रूर आप मुकम्मल करें, ताकि जब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ें तो उससे पहले पहले आप जो आज का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर चुके हों। बढ़ते हैं वापस स्क्रीन की तरफ।